आयशा हॉस्पिटल था जहाँ मैं जॉब करती थी। मुझे वहाँ से निकलते आते जाते इन्होंने देखा था। उस हॉस्पिटल में या रास्ते में आते जाते हुए कभी कासिम नून नामी शख्स के साथ आपका कोई ताल्लुक़ बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी इज़ द बेस्ट। नाजरीन, आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी रखने जा रहा हूं, यकीन जाने मेरे जितने भी प्रोग्राम ऑन एयर हुए हैं तो उन सब में से ये एक डिफरेंट स्टोरी है। मेरे साथ इकरा नामी लड़की बैठी हैं और उनके ये अब्बू हैं जिनका नाम है राना साबिर। साथ साथ आपको ये बता दूं, मैं थाना रोहिल्ला वाली की हदूद शहर के अंदर शहर रोहिल्ला वाली में मौजूद हूँ, तहसील ज़िला मुजफ्फरगढ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम राना साबर अली, प्रॉपर रोहिल्ला वाली, नेज़द टेलीफोन एक्सचेंज, इसके साथ मेरा घर है। राना साहब जी आपने अपनी बेटी की शादी की जी सेठ रियाज के कहने पे। जी। सबसे पहले तो मेरे नाजरीन सस्पेंस में होंगे, उस शख्स का नाम बता दें जिसको आपने अपनी बेटी दी। उसका नाम कासिम नून। नाम तो अच्छा है मगर उसके किरदार बहुत बुरे हैं। राना साहब, आपको पहले पता था उस शख्स के बारे में? जी नहीं, मुझे कोई उसका करैक्टर, फैमिली बैकग्राउंड कुछ जानते थे? जी मुझे नहीं पता। ना मैं उसका फैमिली पिछला ग्राउंड जानता था, ना उसकी बैग जानता था। दुबई रहता था। ये जब दुबई से वापस आया है तो इधर रोहिल्ला वाली की एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है सेठ रियाज, बहुत अच्छा आदमी है, अल्लाह परवर है। उसने मुझे ये बात कही कि आप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं करो, ठीक है। आपकी बेटी कौन से हॉस्पिटल में जाती थी? इधर आयशा हॉस्पिटल था। वो किसका था? सेठ रियाज का। वो हॉस्पिटल भी सेठ रियाज का था? जी, सेठ रियाज का हॉस्पिटल था। अच्छा, फिर सेठ रियाज ने आपसे बात की जी जी कि कासिम नून नामी शख्स है, जी जी, वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। बिल्कुल। उसने मुझे तसल्ली दी। जब उसने मुझे तसल्ली दी, बात ही ख़त्म होगी। मैंने कहा इतनी बड़ी शख्सियत उसका नाम लेके उसके बारे में ये बात कर रही है, मुझे फिर उसकी कोई, आपको किसी जांच पड़ताल की जरूरत फिर नहीं रही? हाँ जी, जांच पड़ताल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं रही। आपने ट्रस्ट किया सेठ रियाज के ऊपर कि जिस शख्स का नाम वो ले रहे हैं कासिम नून का, वो ऑटोमेटिकली एक अच्छा शख्स होगा, क्योंकि आप लोगों की जो फैमिली है, आपकी भी शख्सियत है, आप भी वेल सेटल लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली सेठ रियाज ने आप लोगों के लिए जो रिश्ते का इंतखाब किया होगा वो भी वेल सेटल लोग होंगे। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो शख्स दुबई से आया था, कोई उसका कारोबार था? जी, इधर कोई कारोबार नहीं था, वो दुबई से इधर आया था। तो फिर ये रिश्ते की बात शुरू हो गई, ठीक है ना जी। तो सेठ रियाज के कहने पर फिर मैंने उनको रिश्ते की हाँ कर दी। जब आपने रिश्ते की हाँ कर दी, उस वक्त आपको ये पता था कि उस कासिम नून की पहले भी शादियाँ हुई हैं? उसने हमें एक शादी का बताया था कि मेरी एक बीवी है, वो भी अपाच है, चारपाई पे पड़ी है, हमें कोई इल्म नहीं था, ठीक है ना जी। तो मुझे शादी की ज़रूरत है भी, चलो मैं अपना घर बना लूँगा, ठीक है ना। तो उसने कहा जी मेरे 2 बच्चे हैं, बाकी मुझे किसी किस्म का कोई उसने नहीं बताया भी मेरे कितनी शादियां हैं, क्या है क्या नहीं। इसके बाद क्या हुआ? आपने अपनी बेटी की रुखसती अपने घर से दी? जी बिल्कुल, अपने घर से दी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकरा, मुझे हैरत हुई है, यकीन करें मेरे चैनल पे काफ़ी प्रोग्राम पड़े हैं, हम इलाके में जाते हैं, इलाके में महरूमियाँ देखते हैं, लड़कियां जो होती हैं वो घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं। तो मेरा जहन वहाँ पे यही सोचता है कि ये अनपढ़ लड़की है, तो वहाँ पे कहीं पे शौहर तशद्दुद कर रहा है, कहीं पे ससुराल तशद्दुद कर रहे हैं, ये मामलात मीडिया पे हाईलाइट होते रहते हैं। तो मेरे जहन में ये चीज़ थी कि जो लोग एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, यानी कि जॉब होल्डर हैं, तनख्वाहदार हैं, मेरा जहन यही समझता था कि वो लोग अपने घर में सेटल होंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपने शौहर की सैलरी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनका अपना भी सोर्स ऑफ इनकम होता है। लेकिन यकीन जानिए, जब मैंने आपकी स्टोरी सुनी है मुझे बहुत झटका लगा है। आप मुझे खोल के मेरे देखने वाले नाजरीन को ये चीज़ रखेंगी, क्योंकि
हमारे पाकिस्तान में और भी ऐसी लड़कियां होंगी, आज उनके लिए भी मैसेज होगा कि एक पढ़ी लिखी लड़की भी जुल्म और जबर का शिकार हो सकती है। आप मुझे पहले ये बताएं कि आप हॉस्पिटल में जॉब करने गई थी, आपने कौन सा डिप्लोमा किया हुआ है? मैंने ये गायनी का किया हुआ है, LHV का किया हुआ है। ठीक है जी, मैं मतलब कि अल्ट्रासाउंड का मैंने अलग से किया हुआ है। तो सेठ रियाज ने मैंने कहा था, हाजी नवाज साहब हैं, उन्होंने अब्बू को कहा था कि सेठ रियाज को ज़रूरत है एक गायनी के लिए। तो मुझे उन्होंने ऑफ़र की थी, तो फिर मैं वहाँ पर उन्होंने मुझे जॉब के लिए हायर किया था वहाँ पे। वो सेठ रियाज ने हमें हायर किया था। अब ये मान भी रहे हैं कि 45,000 ये मुझे देते थे। सेठ रियाज की जो हॉस्पिटल है, जब आपने ज्वाइनिंग की वहाँ पे, तो ये हॉस्पिटल पहले से चल रही थी या जब आप वहाँ पहुँची हैं तो उसी वक्त स्टार्ट हुई है? ये हॉस्पिटल 10 साल से चल रही थी। मैं तो अब गई थी 2020 में। ये इसको तकरीबन बने को 2012 में या 11 में ये बनी थी हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में या रास्ते में आते जाते हुए कभी कासिम नौन नामी शख्स के साथ आपका कोई ताल्लुक बना? कोई ताल्लुक ना इसने मुझे देखा हुआ था ना मैंने इसे देखा हुआ था, और इसका सारा सबको पता है कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ नहीं रहता था, ये दुबई रहता था। बिल्कुल भी नहीं ताल्लुक देखा इसने। कोई ताल्लुक नहीं था। आप इस नाम से वाकिफ भी नहीं थी? नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। आपको कब पता चला आपके बाप के पास रिश्ता आया कासिम का? हमें जब मैं उधर जॉब करती थी ना, तो सेठ रियाज साहब ने जिक्र किया था, मुझसे भी उन्होंने जिक्र किया है कि राना कासिम से मतलब शादी करना चाहते हैं, और अब अब्बू से भी उन्होंने मतलब बात की। तो इन्होंने कहा कि आप इस बारे में सोचें। तो हमने सेठ रियाज ने भी आपसे बात की थी? जी, मैंने सेठ रियाज साहब ने मेरे साथ बात की थी। उन्होंने बकायदा मेरा नंबर भी उन्होंने ही कासिम को दिया था। इस चीज़ का हम हलफ भी देते हैं, और ये बात वो भी हल्फन अल्लाह को जान देनी है, वो खुद भी मानेंगे कि मेरा नंबर भी देने दिया सेठ रियाज ने था कासिम को। मैंने उनको रोका था कि मेरा नंबर भी नहीं देना इनको, लेकिन उन्होंने मेरा नंबर भी उनको दे दिया था। इस दौरान जब बात चल रही थी, आप जॉब करने जा रही हैं, आ रही हैं, रिश्ते का मामला चला है, ऑटोमेटिकली जो कासिम नौन है उसने आपको देखा होगा, हॉस्पिटल में देखा होगा, आते जाते देखा होगा। उसका स्कूल बन रहा था, अल तकवा स्कूल की बिल्डिंग जो बनाई हुई है रोहिला वाली में, उस वक्त उसकी तामीर हो रही थी। जब ये वहाँ पे काम कर रहा था, उसके साथ वाला सेठ रियाज का दफ्तर था और उसके साथ वाला आयशा हॉस्पिटल था जहाँ मैं जॉब करती थी। मुझे वहाँ से निकलते आते जाते इन्होंने देखा था। हो सकता है देखा होगा, क्योंकि आपको इल्म नहीं था। नहीं, मुझे इल्म नहीं है कि उधर से ही देखा होगा, तो इनका आपस में बात चली, टॉपिक चला। सेठ रियाज ने आपसे नंबर लेकर उसको दिया, फिर उसने आपके साथ रब्ता किया? मुझे उन्होंने कॉल की, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे फ़ोन ना करें। फिर उन्होंने अब्बू के नंबर पे कॉल की, तो इनको मिलवाया। फिर सेठ रियाज साहब ने इनको मिलवाया मेरे अब्बू वालद के साथ ना। इसका मतलब ये हुआ सेठ रियाज ने कासिम को आपका नंबर भी दिया और आपके अब्बू के साथ भी उसने बात चलाई कि इकरा की जो शादी है वो कासिम नौन नामी शख्स से करते हैं, क्योंकि वो रिश्ते की ऑफ़र कर रहा था। आप इस रिश्ते से एग्री हो गई थी? अभी पहले एग्री नहीं हुए थे, फिर मतलब कि ये मेरी फुफ्फो हैं मुल्तान में, उनके पास ये गए हैं रिश्ता लेकर। फिर उन्होंने मतलब मेन ऐसे बंदे के बीच में डाले कि जिनको हम जवाब नहीं दे सके। इन्होंने हमें बहुत ही सेटिस्फाइड किया कि हम इतना, मैं आपका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, आप टेंशन ही ना लें। दूसरी बीवी की तो बिल्कुल आपको वो खुश रखेंगे, घर वाले मेरे कुछ भी इन्होंने हमें सही तरीके से नहीं, बिल्कुल ऐसे किए जैसे ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं, ये शो किया। लेकिन मतलब कि जैसे ही शादी हो गई मेरी, जैसे ही मेरी शादी हुई है, बाद में इनका रूप मैंने इनके घर जाके देखा। ये आपको पता चल गया था कि इसकी एक बीवी है जो कि अपाहज है? हाँ, लेकिन वो अपाहज नहीं, ये भी इसने झूठ बोला था हमसे। ये आपको बाद में पता चला है कि वो अपाहज नहीं थी? लेकिन और बच्चे भी इसके बड़े बड़े हैं, इसने कहा था बिल्कुल छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। अच्छा, पहले आपको झूठ बोला गया। सेठ रियाज ने नहीं बताया था कि इसकी पहली बीवी जो है उसके? सेठ रियाज ने बताया, यही बात तो उन्होंने की है ना, बीवी वाली बात की थी कि वो अपाहज है। वो मतलब आपने तो इधर रहना नहीं, आपको मैंने अपने साथ रखना है, दुबई में रखना है, आप बिल्कुल टेंशन न फ्री हो जाए। जो मेरे मतलब बच्चे हैं छोटे हैं वो बिल्कुल। जब मैं इनके घर गई हूँ तो मुझे बीवी का मैंने उसको देखा, वो बिल्कुल ठीक थी, बच्चे बड़े बड़े जवान, एक बेटी की शादी हुई थी बाकायदा। फिर मैंने मतलब जब मुझे देखा तो मुझे एक बार तो दिल को धचका लगा कि इन्होंने ये गलत किया। अच्छा इकरा, ये बताएं, जब आपका ये शादी की बात चली तो तकरीबन कितने दिनों के बाद आपकी शादी तय हुई? तकरीबन जब ये बात चली है, बाद के 2 हफ्ते में, तकरीबन 3 हफ्ते में, ये 2 हफ्ते बाद, यानी हाँ जी, निकाह की बात तय हुई? निकाह की बात तय हो गई थी कि इस तरीके को निकाह रखना है। आपका निकाह इधर रोहिल्ला वाली में हुआ या कहीं बाहर हुआ?
मेरा इन्होंने कहा था कि इधर मेरी ना थोड़ा सा मसला है, मेरा इशू है, जो मेरी बीवी है वो उनकी फैमिली वाले इतराज़ करेंगे, तो लिहाजा होटल में ही सही रहेगा, क्योंकि मेरे घर में भी कोई संभालने वाला नहीं था कि मेरी मतलब के मेहमानों को कोई, इसलिए होटल का ही अरेंजमेंट हमें बेहतर लगा था। हमने पेपर एंड साल्ट होटल है मुल्तान, वहाँ पर निकाह की तकरीब रखी थी, और उसके 19 तारीख को मेरा निकाह हो रहा था, और तकरीबन 21 तारीख को मेरी रुखसती का इन्होंने रमादा में तय किया था कि हम रुखसती रमादा से लेकर जाएंगे। तो जैसे ही मेरा निकाह हुआ है, दूसरे दिन इसकी जो इसने हमसे चोरी बीवी दुबई में रखी हुई थी, उसके फैमिली वालों ने मेरी फैमिली वालों से रब्ता करके बताया कि मैं भी इसकी बीवी हूँ। तो लिहाजा तीसरी बीवी सामने आ गई। जी, तीसरी बीवी सामने आ गई। जब हमें ये बात पता चली तो हमने थोड़ा सा इशू उठाया कि ये तो हम अभी रुखसती, क्या अभी ये तो आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। इन्होंने कहा कि नहीं जी, ये उस वक्त फिर बाद में ये ना एक लड़ाई में बात चल पड़ी कि हमने कहा कि आपने एक बीवी बताई थी, दूसरी बीवी आपने, दूसरी बीवी वालों ने इशू उठा दिया। पहले तो यही तय हुआ था कि एक बीवी है जो कि अपाहज है, चलो उसको तो आपने फेस कर लिया, चलो भी एक औरत अपाहज है तो आप भी मुतमईन हो गई, लेकिन जब तीसरी बीवी का जिक्र सामने आया तो आपके दिल पर क्या गुजरी? मेरी इसलिए लेट कर दी गई, रमादा से कैंसिल करवा दी गई होटल से ना, क्योंकि निकाह उधर दूसरे होटल से किया था, तो आगे तकरीब का फंक्शन हमने उधर करना था कुछ दिन, 2-3 दिन के बाद। तो बाद में जब इसकी तीसरी बीवी मेरे सामने आई है, दूसरी मैं तीसरी थी, दूसरी बीवी इसके सामने आई है, तो उनके फैमिली वालों ने थोड़ा सा इशू बना दिए कि, तो हमारी फैमिली वालों से रब्ता करना शुरू कर दिया। तो जब इन्होंने हमसे रब्ता किया तो फिर हमने कहा कि ये तो आपने गलत किया, थोड़ी सी फिर मेरी लड़ाई झगड़ा चलना शुरू हो गया उस टाइम फिर इन्होंने ना कहा कि अब रुखसती जो है ना हम सादगी से ही कर देते हैं। फिर भी मतलब इन्होंने कहा कि अच्छा अब आपको टेंशन नहीं होगी, हमने फिर भी इसे माफ़ कर दिया। हम बहुत यानी कि आप लोगों ने जो शादी का फंक्शन, एक बहुत बड़ी तकरीब का सोचा हुआ था, तो अब वो सारी बातें पेंडिंग हो गई, क्योंकि उसकी जो तीसरी बीवी की एंट्री होती है तो उसने वो रखना डाल दिया, तो फिर यही तय हुआ कि अब शादी जो है सादगी के साथ रुखसती होनी चाहिए। जी, मेरा जेवर खरीदा, मेरे शादी का जोड़ा जो कि मैंने पहनना भी मुझे नसीब नहीं हुआ, वो मेरी लेके शॉपिंग हर चीज़, आखिर मेरे भी तो ख्वाब थे, मैं तो कुंवारी थी ना, इसकी तो शादी थी, हमारा तो फंक्शन करने का हक बनता था। हमने इसलिए क्यों फंक्शन नहीं किया कि इसने हमें रोका था, इसने हमें ब्लैकमेल किया था कि मेरी बीवी की वजह से मसला है, बराए मेरी इज्जत का सवाल है, रोहिल्ला वाले में मेरी इज्जत है, अगर थोड़ा सा भी इन्होंने आके मेरी लड़ाई इशू कर दिया या कोई मसला खड़ा कर दिया, मेरी इज्जत मतलब ख़त्म हो जाएगी। इकरा, आपके निकाह में क्या शराइत तय हुई? निकाह में शराइत तय हुई थी कि इन्होंने मुझे 100 तोला जेवर लिखा था कि मैं दूंगा, और साथ एक 9 मरले की कोठी, और साथ 50,000 रुपये महीना खर्चा मेरा लगाया था इन्होंने। ये 3 चीज़ें तय हुई थी कि 100 तोले सोना, एक कोठी और 50,000 माहवार के हिसाब से खर्चा आपको दिया जाएगा, जो कि ये निकाह फॉर्म में लिखा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये कहानी मुझे बताएं, अब आपकी रुखसती हो जाती है, उसने कहाँ पे आपको रखा? इधर रोहिल्ला वाली में रखा या मुल्तान में जाके रखा? पहले तो जब मेरी रुखसती जब ये लेके गया तो रजामंदी, अपनी बीवी की रजामंदी से मेरी रुखसती ले गया, मुझे अपने घर ही लेकर गया, घर में ही रखा था। पहली बीवी भी मौजूद थी? पहली बीवी मौजूद थी, दूसरी दुबई थी। दूसरी दुबई थी जी। इशू दूसरी बीवी की तरफ से बना हुआ था, पहली बीवी का इजाजतनामा राजीनामा इन्होंने कर लिया था, वो एग्री थी कि अच्छा हुआ शादी हो गई। इकरा साहबा, आप मुझे ये बताएं, जो कि मीडिया पे भी ये चला है कि आपने दावा दायर कर दिया कि मुझे चाहिए हक़्क़ुल महर, यानी जो आपका वो 100 तोले सोना लिखा हुआ था, जो कोठी लिखी हुई थी। नाजरीन, आप हैरान हो रहे होंगे, ये भी पहला केस मैंने देखा है, अक्सर प्रोग्राम मैंने भी किए हैं, आप लोग भी ये चीज़ देखते आए होंगे कि जब कोई लड़की घर में कोई मसला बनता है, शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो फिर वो अपने मेके में जाके, अपने वालिद के घर, माँ बाप के घर जाके बैठ जाती है, तब ये दावे सामने आते हैं। जहेज़ का दावा दायर किया जाता है, जहेज़ हासिल करने के लिए, या हक़्क़ुल महर के हसूल के लिए, या जो माहवार खर्च तय हुआ होता है उसके लिए फिर ये दावे दायर होते हैं। लेकिन ये पहला दावा था कि इकरा कासिम नौन के घर में मौजूद है, उसकी बीवी के तौर पर रिहाइश रखी हुई है, दोनों मियाँ बीवी खुशी के साथ अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ, जब इनकी शादी हो गई तो फिर ये लोग कैसे घूम फिर रहे हैं। आप देखें कि मरी में जा रहे हैं, कागान में जा रहे हैं, जहाँ पर भी ये जोड़ा आपको नज़र आ रहा है नाजरीन, इसमें खुद फैसला करें, क्या कोई एक पार्टनर भी ब्लैकमेल हुआ है? दोनों की रजामंदगी आपको वाज़ेह नज़र आ रही है, इनकी खुशी इनके वीडियोज़ से झलक रही है।
लेकिन मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, कासिम नौन का कहना है कि इन लोगों ने मुझे ब्लैक मेल किया, फिर मैंने शादी की। मुझे कासिम नौन साहब सुन रहे होंगे, कासिम नौन साहब आप किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आपकी वीडियोस सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। आप एक शादीशुदा थे, 2 बीवियां आपकी सामने आ चुकी हैं कासिम नौन साहब, और इकरा आपकी बेगम बन चुकी है। अगर ये ब्लैकमेल करते आप तो इसके साथ घूमने के, आप तो रोहिला वाली शहर में ना निकलते। ये तो किसी का माइंड भी नहीं मान सकता इस बात को कि इस लड़की ने आपको ब्लैकमेल किया, आपने ब्लैकमेलिंग में आकर इसके साथ शादी की है, इसको 100 तोला सोना लेकर दिया है, एक कोठी लेकर दिया है, 50,000 माहवार खर्चा लेकर दिया है, और फिर आप रंग रलिया मना रहे हैं। कौन सा माइंड मानता है? कोई माइंड नहीं मानता, देखने वाले अक्लमंद हैं। कासिम नौन ने इल्ज़ाम लगाया है मैं ब्लैकमेल हुआ हूँ इस लड़की से, इसके वालिद ने मुझे ब्लैकमेल किया, फिर मुझे इसके साथ शादी करनी पड़ी। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं कि कासिम नौन कितना ब्लैकमेल हुआ है। ये क्लिप मेरी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये पहला केस था कि लड़की उसके घर में मौजूद है और ये दावा दायर कर रही है कि मुझे हक़ुल महर दिया जाए, और हस्बैंड साथ लेके जा रहा है। तो इकरा मेरा यही सवाल है कि 100 तोले आपका सोना लिखा हुआ था, कोठी लिखी हुई थी, अब जो दावा दायर किया गया पता है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा गया कि 100 तोला सोना गलत लिखा गया था, ये 20 तोले सोना था। आपको इल्म है, आपको पता है इस बात का? जो मेरे निकाह नामे के ऊपर जैसे ही मतलब निकाह हो रहा है ना, निकाह की वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। निकाह जब मेरा हो रहा है, निकाह में बकायदा मौलवी ऊंची आवाज में इसके कानों में भी आवाज पड़ रही है कि निकाह में 100 तोला, बकायदा एक घर, क्या तुम्हें कबूल है? इसके सामने, और ये भी इसने भी कबूल किया, मैंने भी कबूल किया, जी मुझे कबूल है। ये वीडियो, इसकी वीडियो भी मौजूद है और निकाह फॉर्म पे ये चीज लिखी हुई भी है, पड़ी बिल्कुल लिखी हुई है, और निकाह नामे पे भी सबूत मौजूद है। ठीक है, मेरे कहने की जरूरत है। तब अगर मैं ये मौलवी साहब कह रहे थे तो इसकी रजामंदी से ही कह रहे थे, वरना उसी टाइम ये निकाह पे उठ के भाग जाते। मेरा सवाल ये है, अब 100 तोले से 20 तोला करने क्यों गया अदालत? ये क्या कि मैं इसके घर आबाद थी, इसने मुझे कहा कि हमारा अब मैंने भी जाना है और तुम्हें मैंने साथ लेके जाना है दुबई। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि तुम्हारे कागजात की वजह से उसमें एक गलती आ गई है, जिसकी वजह से ना तुम्हारा इशू बन रहा है, पासपोर्ट नहीं बन सकता, तो हमें पहले निकाहनामा दुरुस्त करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो गलती, एड्रेस गलत हुआ है ना, रोहिला वाली की जगह उन्होंने एड्रेस गलत कर दिया है, कि वो हमने सही करवाना है, अदालत में जाके होगा। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मुझे उसने कहा कि हमने दुबई जाना है, तो मुश्किल पेश आ रही है डॉक्यूमेंट्स में, तो पहले निकाह फार्म को दुरुस्त करना है। ये नहीं कहा कि 100 तोले सोना को 20 तोले करना है। नहीं, बिल्कुल भी इस चीज का मैं हलफ देने की उसने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि निकाह नामे में इसने क्या करवाया है, क्या, मुझे कुछ भी इल्म नहीं है। अल्लाह जानता है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, मैं इनकी बात को काट रहा हूँ, आप फैसला करें कि निकाह फार्म पे 100 तोले सोना लिखा हुआ है। आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, इसमें भी जो मौलाना साहब जो इनका निकाह पढ़ा रहे हैं वो भी 100 तोला सोना का जिक्र कर रहे हैं। और नाज़रीन, ये इसका स्टेटस है। मैं पहले कह गया हूँ कि रोहिला वाली में ये अपने आप को एक बहुत बड़ा जागीरदार तस्वर करता है, और ऐसा है भी सही। तो उसने अपने स्टेटस के मुताबिक दिया। आप ये ना समझना कि 100 तोले सोना, ये कोई गरीब की शादी नहीं हो रही थी। इसका बाप भी इस लड़की का वेल सेटल था, और जो इसका हस्बैंड बनने जा रहा था, जिसके साथ इसकी शादी हुई है, इसका जो हस्बैंड बना है, वो भी वेल सेटल पर्सन था, वो दे सकता था। नाजरीन, ये बात मानने में आती है कि जब एक लड़की के साथ, एक कुमारी लड़की और एक डॉक्टर, और इसके आपने वीडियोस देखी हैं, जो शख्स इसके ऊपर आके फरिश्ता हुआ होगा वो कुछ तो कुर्बान करना ही चाहता था, साफ ज़ाहिर है। अब ये तो ज़हनी मानता है, यानी वो हर चीज़ इसको देने के लिए तैयार था। उसे इकरा चाहिए थी, इकरा को हासिल करने के लिए कासिम नौन सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन बाप ने नहीं लिया। ये दावा नाजरीन सामने नहीं आया कि बाप ने कहा हो एक प्लाट मेरे नाम करा दो, या इतना सोना मुझे दे दो, या इतनी रकम मुझे दे दो। बात इकरा की आ रही है। अगर वो दे रहा है तो अपनी मिसेज को दे रहा है। इकरा उसकी मिसेज बनने जा रही है। जो भी चीज़ें वो दे रहा है लिख के दे रहा है, और अभी इकरा कह रही है कि मुझे अभी दी नहीं है, लिख के दे रहा है। अगर मैं ब्लैकमेल करती तो मैंने मतलब कि अपने नाम, हालांकि आम से आम को गरीब घर है वो भी पहले अपने नाम रजिस्ट्री करवा के फिर निकाह करते हैं। ठीक है, मैंने तो वो अपने नाम, मेरे बाप ने वो नाम नहीं करवाया। हमने सिर्फ एक जो अल्लाह ताला मतलब कि एक निकाह के मुताबिक सिर्फ लिखवाया, वो भी लिखा गया सिर्फ।
बाकी अभी दिया तो नहीं था, उसने लिख कर दिया। जी लिख कर दिया, ना दिया ना कुछ। अभी तक ये कह रहा है ना कि मैंने इनको इतना पैसे दिए, इतने लाख दिए, कुछ भी इसने हमें नहीं दिया। अगर दिया होता तो फिर हम आज, ये बच्ची के, छोटी बच्ची है, इसका तो आज तक इसने खर्चा तक नहीं दिया, इसको एक दूध का फीडर तक इसने नहीं दिया। मुझे ना गाड़ी में बिठाया इन्होंने, खुद ही उतर के वकील के चैम्बर में गया। मुझे कहते हैं मैं अभी आया। मैं ये जब वहां पर वकील के चैम्बर में गया, साथ इनके राना शाकर वकील था जो कि जिंदा हयात है, ठीक है। अगर वो इधर रोहिला वाली का है, रोहिला वाले के, अगर वो झूठ बोलेंगे तो उन्होंने भी आखिर कब्र में जाना है। हर कोई किसी की बेटियों के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। वो गवाह है इस चीज, अब वो दे ना दे उनकी मर्जी, लेकिन मैं सामने, वो आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि वो मतलब कि उन्होंने आकर मुझसे खाली पेपर पर थंब लगवाया और एक साइन करवाया। मुझे कहते हैं इस पर कर दें, या गलती हमने सेट करनी है। आपने कोर्ट में जाके जज साहब के सामने बयान नहीं दिए थे? वो मैं बताती हूँ ना, पहले ये मुझसे करवा के चले गए। ये 2 घंटे मैं गाड़ी में बैठी रह गई हूँ। मुझे बाद में ये आकर कहते हैं कि अब ना वो अदालत में जब तक निकाह के ऊपर जो गलती है वो जैसे भी अदालत में ही सेट करनी पड़ेगी, वो हमें एक तस्वीर बनानी है। मुझे सिर्फ एक तस्वीर बनाने के लिए इस बंदे ने अपने मुंह के साथ मुंह मेरा लगा के उन्होंने तस्वीर बनाई है। वो तो मुझे जब पेपर मेरे बनकर मेरे पास इस चीज़ का आया है ना, नोटिस वगैरह देखा है कि मैंने, तब मुझे पता चला कि ये हो क्या गया मेरे साथ। मेरा तो जेवर भी ख़त्म हो गया, बाकायदा इसने आबाद भी कर लिया। वो उल्टा ये चीज़ करवा कर फिर इसने वो जेवर भी, जो इसने 20 तोले वहाँ पर कहा कि मैं दे चुका हूँ, वो भी इसने अपना वापस लेके ऊपर ये चीज़ लिखवाई। अगर वो मैं अपनी रजामंदी से लिखवाती तो फिर मैं ये चीज़ तो ना अपना तो नुकसान ना करती। अच्छा नाजरीन, यहाँ पर भी मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूँ, और कासिम नौन साहब भी मुझे सुन रहे होंगे, उनको डिफेंड करने वाले भी सुन रहे होंगे कि कासिम नून का कहना है कि इस लड़की ने और इसके वालिद ने ब्लैक मेल किया, शादी की, और ब्लैक मेलिंग के ज़रिए 100 तोले सोना लिखवाया। तो ये कौन सा जहन तस्लीम करता है कि वो लड़की खुद अदालत गई हुई है कि मेरे 100 तोले सोना को 20 तोले कर दो? ये भी लॉजिक है। अब ये एक लड़की खुद दावा दायर कर रही है कि मेरा ये 100 तोले सोना गलत लिखा गया है, इसको 20 तोले कर दो। किसी का जहन ये भी नहीं मानेगा। तो यहाँ पर भी ये समझ आ रही है कि किस तरीके से 100 तोले को 20 तोले कराया गया होगा। अच्छा, वो 20 तोले सोना वो भी ले लिया गया आपसे फिर? बिल्कुल। जब मैं आई हूँ इन्होंने मेरी चाबी अलमारी के जहाँ मैंने जेवर रखा था, इन्होंने वो चाबी गायब कर दी। बाद में मैं जब सामान मैंने कहा मेरे कपड़े वगैरह आपके घर में हैं, तो मुझे वो तो इन्होंने कहा कि ले लो। जब मैंने ताला खोला तो ना मेरे कपड़े थे उसके अंदर, ना मेरी चीज़ें थी। मैंने पूछा जेवर का, मैंने इनसे पूछा, मुझे कहते वो तो तुमने ले लिया। मैं आज भी इस चीज़ की गवाही देती हूँ कि मैं एक चीज़ भी मेरे लिए हराम है जो मैंने इनके घर से, अगर मैंने कोई चीज़ ली हो या इसकी कोई चीज़ मैंने उठाई हो। कितना दुख पहुंचा होगा कि आपने एक शादीशुदा शख्स के लिए कुर्बानी दी। इसने सारा कुछ मुझसे अदालत में बयान करवा के फिर मुझसे हर चीज़ छीनी है बाद में कि अब तो मैंने हाथ काट लिया, अब तो ये कुछ नहीं। फिर मैं अदालत में आई हूँ दोबारा, मैंने अब आके केस किया, वरना मैं ना करती ये केस। मैं तो बस रही थी अपने घर में, खुश थी। जब मुझे इसकी मुनाफकत मेरे सामने आई है कि ये इसने मुनाफकत के साथ मेरे साथ ये किया, कल को ये मुझे कोई भी नुकसान दे सकता है। आपका वो सारा प्रोसेस हो गया, आपको कैसे पता चल गया कि अब जो है ना 100 तोले सोना को 20 तोले करा दिया? मैं बताती हूँ कि जैसे ही मतलब कि मैं वहाँ से आई हूँ ना, मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया कि इस तरह मुझे आज ले गए थे, वहाँ पे मेरे थंब लगवाए हैं, मेरी उधर पिक्चर बनवाई है, जज साहब के आगे मुझे पेश किया है। हालांकि जज साहब ने मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, इन्होंने वकील ने ही कुछ किया, शाकर वकील ने किया। मैं तो उन्हीं को, उन्होंने वकील जज साहब को बताया है कि ये राज़ीनामा, जो भी कहा इन्होंने। तो बाद में जैसे मेरे अपने अब्बू को, मेरे अब्बू ने फिर छानबीन निकाली कि ये, फिर मेरे अब्बू ने जाके अदालत में से वो कागज़ निकलवाए कि ये क्या करके गए हैं, ऐसे तो नहीं गलती सही होती। ये पता करने गए होंगे कि मेरी बेटी को ले गए थे तो क्या दुरुस्तगी करवा रहे थे? अच्छा। तब जब हमें पता चला, हमने उसी टाइम मनसूखी डिग्री कर दी। अगर हम ने खुद करवाया होता तो फिर हम मनसूखी क्यों करवाते?